अब आज हम लोग इसके आगे करेंगे, बेसिकली एंगुलर एक्सेलरेशन के आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे करना। So angular acceleration. So angular acceleration of an object in circular motion is defined as the time rate of change of its angular velocity. कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसका हम लोग एंगुलर जो एक्सेलरेशन है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी करते थे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे थे और एंगुलर वेलोसिटी का चेंज डी ओमेगा बाई डी टी। तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी बेसिकली था जो हम सर्कुलर मोशन में कर रहे हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर अल्फा। सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज चेंज इन angular velocity by time taken. Okay, so angular velocity, final angular velocity minus initial angular velocity, so omega 2 minus omega 1 divided by delta t कर लेंगे तो ये हमारा change in angular velocity by time taken हो जाएगा। omega 2 minus omega 1 को delta omega लिख सकते हैं। so change in angular velocity delta omega by delta t। ठीक है, now the magnitude of angular acceleration will be given as, अब इसी को एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर टाइम जो इंटरवल इफ इट इज वेरी लेस मींस व्हेन इट टेंड्स टू जीरो, तो उस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। मतलब हम टाइम इंटरवल को ऑलमोस्ट जीरो कर देते हैं, बहुत छोटा लेते हैं। उस केस में लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो बस यहाँ पे हम लोग ये मॉड्यूलस का साइन लगा देते हैं। सो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी को हम लोग डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो था। डी ओमेगा बाई डी टी को हम लोग डी बाई डी टी को बाहर कर लें, ओमेगा को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं डी थीटा बाई डी टी। सो ओमेगा को हमने रिप्लेस कर लिया डी थीटा बाई डी टी से, यहाँ लिख भी सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, अब इसको रिप्लेस कर लिया तो डी मतलब डिफरेंशियल ऑफ डी थीटा बाई डी टी, मतलब देखो डी थीटा बाई डी टी और उसका फिर से डिफरेंशियल, डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है, दो बारी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पहले थीटा को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उससे जो वैल्यू आ रहा है उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका होता है डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे पावर 2 पे लिखते हैं और यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर लिखते हैं। तो डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर का मतलब हो गया डबल डिफरेंशिएशन। प्लीज नोट दैट ये डी थीटा बाई डी टी स्क्वायर से अलग है ये, और इज नॉट इक्वल टू डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल डिफरेंशिएशन और उसका स्क्वायर, और इसका मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन। दोनों अलग अलग चीज है, दोनों एक चीज नहीं है। प्लीज इसको नोट कर लेना कहीं। सो अब d बाई डी टी ऑफ डी थीटा बाई डी टी ये क्या हो जाएगा, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। सो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम गिव्स यू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। नाउ एसआई यूनिट ऑफ अल्फा इज, बिकॉज ये एसआई यूनिट हम लोग को निकालना है, सो एसआई यूनिट ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू रेडियन। सो दिस विल बी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर बेसिकली। गलत लिखा, SI यूनिट ऑफ अल्फा इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नाउ इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0 l0 t minus 2। हमें पता है भाई एंगल का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, बच गया ये जो सेकेंड्स है, टाइम का रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है, इसलिए t रेज टू द पावर -2। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t टू द पावर -2 हो गया। एंगुलर एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन उसका जो डेरिवेटिव निकालेंगे वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्लियर है बच्चों? यस यस सर। अब हम लोग रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन देखेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन का लीनियर एक्सेलरेशन से क्या रिलेशन? सो the relation between linear velocity v and angular velocity omega
is given as v is equal to omega r. तो हमें लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का रिलेशन हम लोग पिछली क्लास में किए थे, v is equal to omega r होता है. Differentiating both sides with respect to time, we get dv by dt is equal to d of dt of omega r. r रेडियस जो है ये तो कांस्टेंट रहेगा, उसको बाहर कर लो, बाहर कर लोगे तो d ओमेगा बाई डी टी इंटू आर हो गया. d ओमेगा बाई डी टी अभी तुरंत हम लोग कर रहे थे, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन. इसको रिप्लेस कर लिया अल्फा से, तो dv बाई dt हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर, ये लीनियर एक्सेलरेशन, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन. तो लीनियर एक्सेलरेशन a is equal to angular acceleration alpha into r. So this is the relation between linear acceleration and angular acceleration. A is equal to alpha into r. Is it clear? Yes, sir. Now linear acceleration is the product of angular acceleration and radius. In terms of vectors we rewrite as, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में रखेंगे तो linear acceleration vector a is equal to angular acceleration vector alpha into r radius vector. ठीक है. Acceleration is positive when angular velocity is increasing and vice versa. तो हम लोग जो linear के केस में करते हैं भाई, acceleration positive कब होता था, जब है ना, acceleration positive तब होता था जब वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज करता था टाइम के साथ. उसी तरह यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव तब होगा जब एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज करेगा. A rotating body speeds up when omega and alpha have the same sign. Obviously a rotating body slows down when omega and alpha have opposite sign. तो अगर एक रोटेटिंग बॉडी को स्पीड अप करना है, सो रोटेटिंग बॉडी को स्पीड अप करना है तो उस समय ओमेगा और अल्फा सेम साइन होना चाहिए. मतलब एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का दोनों का साइन सेम होगा, तब हम बोलेंगे कि ये रोटेटिंग बॉडी स्पीड अप हो रहा है. अगर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का साइन ऑपोजिट है, मतलब उल्टे डायरेक्शन में है ना, तो उस केस में डीसेलरेशन होता है और स्पीड स्लो डाउन होता है. सो ऑब्वियसली अ रोटेटिंग बॉडी स्लोज डाउन when omega and alpha have opposite signs. ठीक है. तो सेम साइन होगा ओमेगा और अल्फा का तो स्पीड अप होगा, ऑपोजिट साइन होगा ओमेगा और अल्फा का तो स्लो डाउन होगा, मतलब वहां एंगुलर डिसेलरेशन होगा या एंगुलर रिटार्डेशन होगा. सो व्हेन अ डिस्क रोटेट्स विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, its speed of rotation, sense of rotation and orientation of the axis of rotation remains the same. यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी का मतलब जो उसका एंगुलर स्पीड है, सेंस ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सारी चीजें सेम होनी चाहिए. However, the angular acceleration of the disk is 0. अगर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस केस में उसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा. एंगुलर वेलोसिटी 0 है तो एंगुलर एक्सेलरेशन ना, एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसको समझ लेते हैं फटाफट पहले. सो द स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीजेस फ्रॉम 600 आरपीएम टू 1200 आरपीएम, है ना. आरपीएम रेवोल्यूशंस पर मिनट और 1200 रेवोल्यूशंस पर मिनट. तो बेसिकली क्या है, जितने भी गाड़ियां होती हैं उसमें स्पीड वगैरह जब कैलकुलेट करते हैं, या फिर कोई भी मोटर का किस स्पीड से वो घूम रहा है, उसका आर्मेचर वगैरह, ये सारी चीजें हम आरपीएम में कनेक्ट करते हैं. तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए ये आरपीएम जानना बहुत जरूरी है, इनफैक्ट मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए. सो स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीजेस फ्रॉम 600 आरपीएम टू 1200 आरपीएम. तो अब देखो, अगर इसी को ओमेगा के टर्म्स में लिखोगे, ओमेगा 1 इज इक्वल टू 600 आरपीएम, इसको रेडियंस पर सेकेंड में लिखोगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 600 इंटू 2 पाई कर दोगे रेडियन,
और मिनट है उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो, 60 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा इतना रेडियन पर सेकेंड। 60 से इसको कट करोगे 10 टाइम्स, सो दिस इज इक्वल टू 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये ओमेगा 1 का वैल्यू हो गया, राइट। अब इसके बाद ओमेगा 2 का जो वैल्यू है 1200 आरपीएम है। इसको फिर से हम लोग रेवोल्यूशंस को, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई एंगल कवर होता है, तो 1200 रेवोल्यूशंस इनटू 2 पाई, ये पूरा एंगल हो गया। और एक मिनट में 60 सेकंड्स हैं, तो इतने रेडियंस पर सेकंड। ये क्लियर है सभी को? 62 जा 120, 20 इंटू 2, 40 पाई रेडियंस पर सेकंड हो जाएगा। तो ये 20 पाई रेडियंस पर सेकंड है और ये 40 पाई रेडियंस पर सेकंड, ओमेगा 2 और ओमेगा 1 का वैल्यू। टाइम इंटरवल कितना है? t इज इक्वल टू 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में इतना चेंज होता है एंगुलर वेलोसिटी। What is its angular acceleration and how many revolutions does it take make during this time? Angular acceleration alpha is equal to omega 2 minus omega 1 divided by time t, है ना। Final angular velocity minus initial angular velocity divided by time. So this is 40 pi minus 20 pi divided by 20. 40 pi minus 20 pi is 20 pi divided by 20, or this is pi radians per second square. ये angular acceleration हो गया। Now how many revolutions does it make during this time? So number of revolutions अगर हमें निकालना है, so मतलब basically angle निकाल लो, तो थीटा इज इक्वल टू, अभी हम लोग इसको करेंगे भी, राइट। तो हम लोगों ने देखा था तीन जो हमारा वेलोसिटी, तीन जो इक्वेशन ऑफ मोशन है यहाँ पे भी वैलिड है। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, दूसरा है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और चौथा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। अब देखो यहाँ पे ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लगाएंगे। टाइम तो हम लोग, टाइम भी पता है वैसे तो, है ना। तुम अल्फा भी निकाल ही चुके हो, तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो थीटा इज इक्वल टू, इसको कर लें अगर ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फा कर देते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। सो ओमेगा 2 स्क्वायर इज 40 पाई का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर मीन्स 20 पाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फा मीन्स 2 पाई। दिस इज इक्वल टू 1600 पाई स्क्वायर माइनस 400 पाई स्क्वायर, सो 1200 पाई स्क्वायर divided by 2 pi, so this will be equal to 600 pi. तो ये टोटल एंगल हो गया। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस n इज इक्वल टू, थीटा को 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई एंगल कवर होता है, थीटा को 2 पाई से डिवाइड कर दो, मतलब 600 पाई को अगर 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300 रेवोल्यूशंस आ जाएगा। So number of revolutions done during this time is equal to 300. Is it clear? Yes. Yes, sir. Please note it down. हो गया सर। बाकियों का बच्चों? Yes, sir. हाँ सर हो गया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अब यहाँ से रोटेशन, एक्चुअल रोटेशन शुरू हुआ है। इसके पहले वाली चीजें तो थी बस जानकारी के लिए। एक्चुअल रोटेशन, जैसे ही टॉर्क का नाम आता है रोटेशन चालू हो जाता है बेसिकली। तो अब ये रोटेशन का बेसिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स ये आईसीएससी वाले बच्चे पढ़े हैं थोड़ा बहुत 10th क्लास में। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है कि फोर्स into perpendicular distance of line of action of force from the axis। एक्सिस से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे जो हम लोग
यू नो ये निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, तो उसको बेसिकली हम लोग फोर्स के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा, या फिर उसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। सो सिंपल भाषा में ये समझो कि अगर हमारे पास एक इस तरह का रॉड है और रॉड फिक्स्ड है इस एंड से, और यहाँ पे हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं F, और इस रॉड को फिक्स कर रखा है यहाँ पे, तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा दैट विल बी गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन। इस स्क्रीन के बिल्कुल पैरेलल है, मतलब सॉरी परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट से अंदर की तरफ जा रहा है। अब ये जो एक्सिस है, एक्सिस से इस लाइन ऑफ एक्शन मतलब किधर फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन, उससे अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, वो डिस्टेंस मान लो r है, तो टॉर्क इज इक्वल टू r इंटू एफ। अभी बस हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। सो टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन गिव्स यू द वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। अब इसको आगे, ये तो बेसिक चीज हो गया है ना, ये इन्होंने यही पढ़ा है इतना, है ना। तो अब इसमें इसके आगे अगर हम लोग बात करें ये बेसिक चीज समझ के, so when an external force acting on a body has a tendency to rotate the body about a fixed point or about a fixed axis, it is said to exert a torque on the body. ठीक है, तो when an external force acting on a body has a tendency to rotate the body about a fixed point, ये external force क्या करना चाह रहा है, इसको rotate करना चाह रहा है about a fixed point, about a fixed line। fixed point क्या है, जिस point के about इसको तुमने axis पे ये कर रखा है, पिन कर रखा है बेसिकली। सो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट और अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इट इज सेड टू एक्सर्ट अ टॉर्क ऑन द बॉडी। ये फोर्स क्या है, बिकॉज ये एक्सिस से पास नहीं कर रहा है, it is passing through some other point other than the axis, so it will produce a rotating effect on this body. so ये जो rotating effect produce करता है, ऐसा force है ना, उसको टॉर्क हम लोग कहते हैं। नाउ द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स गिव अस द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट और एक्सिस। तो ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क एक ही चीज है, दोनों चीज, टॉर्क भी बोल सकते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। ये दोनों ड्यू टू अ फोर्स गिव्स अस द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट और एक्सिस। इससे हमको क्या मिलता है, टर्निंग इफेक्ट मिलता है अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट और एक्सिस। नाउ इट इज मेजर्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो इसको बेसिकली ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, इट इज मेजर्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स को इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, है ना, आर परपेंडिकुलर कर लो मान लो, तो फोर्स को उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स का वैल्यू पता चल जाएगा। टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक लेटर, इसको टाउ कहते हैं, TAU, टाउ नहीं टाउ, टाउ है ना, हरियाणा में सारे बच्चे इसको ताऊ ताऊ पढ़ने लगते हैं, तो ये टाउ है। सो टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक लेटर टाउ, और इसको इस तरह से, है ना, टाउ के लाठी के तरह ये होता है वैसे, इसीलिए भी इसको याद करके रख सकते हो, और इसके ऊपर वेक्टर साइन, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। सो मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से एक्सिस तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेते हैं फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द axis of rotation। ठीक है, सो फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, या इसको हम लोग टॉर्क भी कह सकते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। क्लियर बच्चों? So we shall provide that, prove that torque tau is equal to R cross F
विच इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, और उसके अलावा एन कैप. एन कैप बेसिकली क्या करता है, क्रॉस, जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में उसका डायरेक्शन बताता है. ठीक है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोगों ने, हमें पता है कि भाई वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं या राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालते हैं. तो आर क्रॉस एफ का मतलब, अगर आर का डायरेक्शन मान लो, जैसे इसी की बात करें, राइट, तो ये आर हो गया और ये एफ हो गया, राइट. तो आर क्रॉस एफ करेंगे, है ना, तो आर क्रॉस एफ, ये अगर इसको इधर रोटेट कर रहा है ना, एक फोर्स जो है इसको इस तरफ रोटेट कर रहा है, तो आर क्रॉस एफ करके हम लोग को इसका डायरेक्शन पता चल जाएगा किधर ये रोटेट हो रहा है. नाउ where theta is smaller angle between r and f and n is a unit vector along tau. तो जो यूनिट वेक्टर n कैप है, दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ r एंड f. तो जैसे हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर a एंड वेक्टर b. उसी तरह यहाँ पे ये जो r क्रॉस f है, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ r एंड f. So n cap is in a direction perpendicular to both r and f. So the direction of tau is perpendicular to the plane containing r and f. It is determined by right hand screw rule or right hand thumb rule. Clear है बच्चों? अब यहाँ पे समझो, the SI unit of torque is Newton meter, है ना, which is equal to joule. Now the dimension of torque are, तो Newton m1 L1 t to the power -2 होता है फोर्स का यूनिट, उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो m1 L स्क्वायर t -2. तो वर्क डन का भी यही डायमेंशनल फॉर्मूला है और एनर्जी का भी यही वर्क डायमेंशनल फॉर्मूला है, और इनफैक्ट टॉर्क का भी यही डायमेंशनल फॉर्मूला है. To understand further the moment of force or torque due to force, to understand further the moment of force or torque due to force, let us consider a rod OA of length r suspended from O and capable of rotation about O. तो अगर हम लोग समझें यहाँ मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क ड्यू टू फोर्स अगर हम बात करें, लेट अस कंसिडर अ रॉड OA. तो हमारे पास एक रॉड OA है, ठीक है, ऑफ लेंथ r सस्पेंडेड फ्रॉम O and capable of rotation about O. सो इसमें अगर हम लोग निकालते हैं फोर्स F अप्लाइड टू द फ्री एंड A ऑफ द रॉड. अब यहाँ पे देखो, ये जो फोर्स है, ये फोर्स इसी पॉइंट से पास ही कर जा रहा है, मतलब इस एक्सिस से ही पास कर जा रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा. फोर्स, बिकॉज फोर्स itself is passing through the axis of rotation, so the distance, perpendicular distance from the axis of rotation on the line of action of force will be equal to 0. So in this case, the the value r cross f अगर हम लोग करें, वैसे भी मतलब क्रॉस प्रोडक्ट देख के भी करें तो भी क्लियर है कि अगर हम लोग इसको r ले लेते हैं, मान लो ये डिस्टेंस को r ले रहे हैं, तो f अगर लेंगे तो इन दोनों के बीच में, r और f के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है. तो उसको भी अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो भी द वैल्यू टॉर्क इज गिवन एज आर एफ साइन थीटा. आर क्रॉस एफ है ना, तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड आर इंटू एफ इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द. क्रॉस प्रोडक्ट मतलब साइन ऑफ एंगल, ये मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो एन कैप लिखने की जरूरत नहीं है, और साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो इसका मतलब टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा फर्स्ट केस में. दूसरे केस की बात करते हैं. सो दैट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन दिस केस इज 0. अगर थीटा यहीं पे 90 डिग्री अगर हो जाता है, राइट, इफ द एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, फिगर बी में तुम जैसे यहाँ पे बात करते हो, तो ये आर है और ये एफ है, राइट. तो एफ का 2 कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा जो कि इससे मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये एफ है
तो ये F cos थीटा हो गया और ये जो फोर्स है ये F sin थीटा हो गया. अब बिकॉज ये F sin थीटा है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से R है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, R इंटू F sin थीटा, राइट. सो यहाँ पे जो F sin थीटा और इसके बीच में 90 डिग्री है, RF मैक्सिमम हो जाएगा. ठीक है, अगर थीटा 90 डिग्री होता है तो, जो ये सेकेंड केस है, R क्रॉस F कर रहे हैं तो RF sin थीटा, तो RF sin थीटा मतलब थीटा 90 डिग्री है और RF sin 90 डिग्री R इंटू F, ये मैक्सिमम केस हो. तो जब ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर फोर्स पास करेगा तो टॉर्क जीरो होता है, राइट, ये फर्स्ट केस. और जब एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स जो है परपेंडिकुलर है तो उस समय मैक्सिमम टॉर्क होता है R इंटू F. उसके अलावा बाकी सारे केसेस में इट विल लाई बिटवीन 0 and maximum value R into F. Turning effect of the force in this case is maximum, ये वाले केस में. यहां तक क्लियर बच्चों? क्लियर है Yes. बेटा? Yes, sir. अब हम लोग नेक्स्ट दो केस जो है केस सी और केस डी के बारे में बात करें. So in figure C, torque is equal to RF sin theta, right? So which is equal to F into R sin theta. So RF sin theta हम लोग को पता है, R क्रॉस F जो होता है RF sin theta होता है, और R और sin theta को साथ में ले लेंगे तो F into R sin theta हो गया. R sin theta मतलब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल कंप्लीट करते हैं. मान लो ये पॉइंट को हम लोग P लिख लेते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे जब R sin थीटा, देखो यहाँ पे दो वैल्यूज होगा, इसको AP को हम लोग लिख सकते हैं R cos थीटा, इसका कंपोनेंट, और इधर जो जिधर थीटा नहीं है वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, R sin थीटा. तो R sin थीटा इस लेंथ का वैल्यू है, और यहाँ पर से जो फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है. तो हम लोगों ने क्या बोला था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F इधर है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है R sin थीटा. तो R sin थीटा को F से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो R sin थीटा इज नथिंग बट F इंटू P1. P1 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम O. ठीक है, तो O से इस पे जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं वो हमारा R sin थीटा के बराबर होता है. तो R sin थीटा इंटू F कर देंगे तो हम लोग को उसका टॉर्क निकल जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स निकल जाएगा. ठीक है, उसी तरह जो फिगर डी है, यहाँ पे तुम क्या करो, ये यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में है, R ये है. अब हम लोग इसको एक्सटेंड कर देते हैं और यहाँ पर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो परपेंडिकुलर इंटू फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P2 है, तो P2 भी किसके बराबर होगा, R sin थीटा के बराबर ही होगा. तो R sin थीटा इंटू F कर देंगे यहाँ पे फिर से, तो हमारा टॉर्क निकलेगा. तो हर केस में तुम देखोगे इन फिगर A, C and D we find that component of F perpendicular to R is F sin theta. ठीक, A B C D कर लो in figure A B C and D. Now again as component of R is perpendicular to F, so as component of R perpendicular to F is R sin theta, we may write that torque is equal to RF sin theta, और R sin theta का मतलब पर R जो है जो कि फोर्स के परपेंडिकुलर है, that is equal to R sin theta, means perpendicular distance from the axis of rotation on the line of action of force is R sin theta, which is represented as R perpendicular. So F into R perpendicular is actually equal to torque. So torque is equal to F into R. Clear है बच्चों? Yes, sir.
सभी ने लिखे? Yes, sir. समझ में आ गया ना बच्चों सबको? Yes, sir. सो टॉर्क इज इक्वल टू ये R इंटू एफ परपेंडिकुलर, मतलब या तो F का परपेंडिकुलर कंपोनेंट उससे R को मल्टीप्लाई कर दो या F को R के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात. सो बाय कन्वेंशन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आर टेकन एज पॉजिटिव. तो जो भी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं. एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज नेगेटिव. तो तुम देखोगे जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो ये थंब ऊपर के तरफ, और जब हम क्लॉकवाइज करते हैं तो थंब हमारा नीचे के तरफ होता है. तो ऊपर हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, जो भी फोर्स, जो भी टॉर्क किसी ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जो भी टॉर्क किसी ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज घुमाता है उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं. सो एनी टॉर्क, by convention the anti-clockwise movement is taken as positive and clockwise movement are taken as negative. So torque tau is defined as the quantity in rotational motion which when multiplied by a small angular displacement gives us work done in rotational motion. This quantity corresponds to force in linear motion which when multiplied by a small linear displacement gives us work done in linear motion. This is the physical meaning of torque. अब इसी को अगर हम लोग समझें थोड़ा सा और बेटर तरीके से, सो इन फिगर ड्रॉ ओ एन. मान लो हमारे पास एक ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक फोर्स है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और जो इसका सेंटर से मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो इसका डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो आर वेक्टर. अब इस आर वेक्टर को एक्सटेंड कर लोगे, इनके बीच में एंगल फाई है, ये फाई हो गया. अब क्या करो कि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, राइट, ये हो गया, और उस पे इस एक्सिस से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, राइट, तो ये जो ओ एन जो डिस्टेंस होगा, ये इसको हम लोग निकाल सकते हैं. सो इन फिगर ड्रॉ ओ एन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. सो साइन फाई इज इक्वल टू ओ एन बाय ओ पी. अगर इसका ये जो एंगल फाई लोगे, इसका साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब ओ एन अपॉन ओपी का वैल्यू क्या है, ओपी इज इक्वल टू आर है, तो ओ एन बाय आर. तो आर को इधर लेके जाएंगे तो ओ एन इज इक्वल टू आर साइन फाई हो गया, राइट. सो टॉर्क क्या हो गया, टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ साइन फाई, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एन इंटू फोर्स एफ. तो जो टॉर्क है आर एफ साइन फाई, सो आर साइन फाई को साथ में ले लो, एफ इंटू ओ एन हो गया. So torque due to force is product of force and perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation. अब यहाँ पे हम लोग को क्या पता है, ये देखो ये R वेक्टर है, हम लोगों ने बोला कि भाई R क्रॉस F होता है टॉर्क. तो इसका मतलब क्या हो गया, R का मैग्नीट्यूड, F का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, RF साइन फाई हो गया. अब जब ये आर एफ साइन फाई है, राइट, तो अब इसमें तुम क्या करो, आर साइन फाई को साथ में ले लो. तो इन्होंने क्या किया, आर साइन फाई को साथ में ले लिया, इंटू एफ हो गया. आर साइन फाई इज नथिंग बट ओ एन, सो दिस इज ओ एन इंटू एफ. ओ एन इंटू एफ मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ this line of action of force from the axis of rotation, that is ON. उसको F से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टॉर्क निकल के आएगा. ये तो पहला पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट, फ्रॉम इक्वेशन 70 वी फाइंड दैट टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन R इज मैक्सिमम. तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब हम कह रहे हैं कि भाई टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F. इसका अगर मैग्नीट्यूड देखोगे टॉर्क का, तो इसको हम लोग आर एफ साइन थीटा करते हैं. तो टॉर्क क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है. जैसे जैसे आर बढ़ाओगे टॉर्क का वैल्यू बढ़ता जाएगा.
अगर फोर्स कांस्टेंट रखे हो और उसका डायरेक्शन सेम रखे हो तो आर का वैल्यू बढ़ाएंगे तो टॉर्क का वैल्यू बढ़ेगा। तो जितने दूर पे किसी भी चीज को पकड़ के हम लोग फोर्स लगाते हैं उतना ज्यादा उसका रोटेटिंग इफेक्ट होता है, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स उतना ज्यादा होगा। So torque due to a force is maximum when R is maximum. This is the first thing. So for example, to unscrew a nut fitted tightly to a bolt, we need a wrench with long arm. तो ये basically एक जितना ज़्यादा इसका length होगा उतना ज़्यादा हम लोगों को rotating effect होगा. So when the length of arm R is long, the force F required to produce the given turning effect is smaller. Same torque अगर R बढ़ा दोगे तो F कम भी लगाओगे तो भी सेम टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अगर किसी चीज को खोलने के लिए, किसी नट को खोलने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टॉर्क चाहिए, तो अगर आपने फोर्स को कम रखना है तो आपको R को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको R को कम रखना है तो उस केस में F को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अगर हम लोग हैंडल को पास पकड़ेंगे तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, दूर पकड़ेंगे तो कम फोर्स लगाना। क्लियर है? Yes, sir. तो सेम चीज हम लोग ये जो गेट वगैरह जो हम लोग खोलते हैं और बंद करते हैं वहां पे जो नॉब्स लगे होते हैं बिल्कुल एक कॉर्नर पे लगा हुआ होता है। सो टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन sin phi is maximum, so that means +1, so phi is 90 degree. So when force is applied in a direction perpendicular to R, for example, it is easiest to open or close a door by applying a force at the edge of the plank in a direction perpendicular to the plank of the door, है ना? तो दो चीज जरूरी है जब हम कह रहे हैं कि टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो मैक्सिमम होने के लिए या तो आर का वैल्यू बढ़ाओ, एफ का वैल्यू बढ़ाओ या साइन थीटा का वैल्यू बढ़ाओ। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री हो। थीटा 90 डिग्री का होने का मतलब क्या हो गया? आर और एफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब जिस सरफेस पे तुम फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स उस सरफेस से परपेंडिकुलर लगना चाहिए। ठीक है, तो जब परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे उस समय मैक्सिमम टॉर्क या टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दूसरा करते हैं कि भाई ये जो जितना ज्यादा आर का वैल्यू होगा, मतलब दरवाजे का जो नॉब है जिसको कि हम लोग जो हैंडल से हम लोग दरवाजे को खोलते हैं वो बिल्कुल एक कॉर्नर में होता है और हिंज जो है दूसरे कॉर्नर में होता है। सो अगर ये यहाँ पे हिंजेस लगे हुए हैं, राइट, सो द नॉब विल बी ऑन दिस साइड ऑफ द गेट। ओके, सो नाउ इट शुड बी एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे रोटेशन, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है तुम्हारा, और ये जो नॉब्स हैं या फिर जो हैंडल्स हैं दैट शुड बी एट द अदर कॉर्नर एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस, सो दैट कम फोर्स लगा के हम इसको ओपन कर सकते। अगर ये नॉब कहीं यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो यू विल हैव टू अप्लाई अ लॉट मोर अमाउंट ऑफ फोर्स एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस केस। और उसी तरह अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और तुमने फोर्स इसके पैरेलली लगाया तो ये कभी नहीं खोल पाओगे दरवाजे को, तुमको परपेंडिकुलरली लगाना पड़ेगा। So it is easiest to open or close a door by applying force at the edge of the plank in a direction perpendicular to the plank of the door, as shown in figure. Now fourth one, when phi is 0 degree or 180 degrees, sin phi is equal to sin 0 degree. तो अगर phi 0 डिग्री या 180 डिग्री है तो sin phi को sin 0 डिग्री या 180 डिग्री करेंगे तो वो 0 होता है। Therefore, torque is equal to RF sin phi is 0. So torque of a force is 0. For example, the door cannot be rotated by applying a force in a direction parallel to the plank of the door. तो अगर हम परपेंडिकुलर फोर्स ना लगा के पैरेलल लगाते हैं तो वहां पे थीटा क्या होता है? 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री होगा, पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। तो दोनों केस में जो टॉर्क लगेगा दैट इज इक्वल टू 0. So in both angle theta is equal to phi is equal to 0 degree as well as 180 degree, the torque is equal to 0. The value of the torque is equal to 0. For example, the door cannot be rotated by applying force in a direction parallel to the plank of the door as shown in figure.
Now fifth point is equation 68 can be written as torque is equal to r cross f. तो भाई वेक्टर फॉर्म में ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. We write it as r cross f. Clear बच्चों? Yes, sir. Now obviously torque is a vector quantity whose direction is given by right-handed screw rule or right-hand thumb rule. ये हम लोग देख चुके हैं, बात कर चुके हैं. Figure A shows relative orientation of R and F. So force F acting actually at P has been shifted at origin O in the direction parallel to itself. तो मान लो ये F है, इसको अगर हम parallelly shift कर दें point O पे, है ना, तो उससे क्या होगा? Then F rotates the particle in XY plane in anti-clockwise direction. The tip of, ठीक है, tip of the right hand screw moves along the positive z direction, which is the direction of the torque top. तो r cross f करेंगे, ये हमारा r हो गया. इसको इधर शिफ्ट करके अब देखो r को f के तरफ घुमाओगे, r के along हम लोग पाम रखेंगे और उसको फिंगर्स को कर्ल करेंगे f के तरफ. तो जिधर थंब हमारा डायरेक्शन देगा, that will give us the direction of the torque. राइट हैंड स्क्रू रूल भी वही चीज है, राइट हैंड थंब रूल भी वही चीज है. तो देखो, या फिर ऐसे समझ लो, कभी कभी इसको हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है. जैसे मैं बताऊं, एक और तरीका है इसको करने का. एक मिनट. सो व्हाट आई एम सेइंग कि इफ आर इज इन दिस डायरेक्शन एंड यू नो एफ इज इन दिस डायरेक्शन, सो व्हाट वी डू इज आर क्रॉस एफ. तो जिधर एफ है, मान लो ये दोनों डायरेक्शन है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, राइट. अब ये म्यूचुअली जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये आर हो गया और ये एफ हो गया. तो आर के तरफ हम अपना हैंड के पाम को रख के एफ के तरफ कर्ल करेंगे. तो जिधर हमारा थंब पॉइंट करेगा वो हमें फोर्स का, टॉर्क का डायरेक्शन देगा, राइट. तो अगर ऐसे बात करो तो ये आर था और ये एफ है, तो आर क्रॉस एफ. तो हम लोग आर के तरफ अपने पाम को रख के फिंगर्स को कर्ल करेंगे जिधर एफ है ना. F is in this direction, right? So R cross F will give us the direction of torque. Is it clear? Yes, sir. So in fact, what I was saying, you don't need to shift it here. आप इसको extend भी कर सकते हो इधर के तरफ. तो ये तुम्हारा डायरेक्शन हो गया R का. R से F के तरफ अगर फिंगर्स को कर्ल करोगे, अब ये भी क्या होगा? ऊपर के तरफ ही आएगा. तो ये टॉर्क का डायरेक्शन हो जाता है, R क्रॉस F. तो ये अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं. तो यहाँ पे R क्रॉस F क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Okay. So when F rotates the particle in XY plane in anti-clockwise direction, the tip of the right hand screw moves along the positive Z direction. तो अब हम लोग इसको जो है, अगर स्क्रू को टर्न करेंगे R से F के तरफ, स्क्रू को जब इधर घुमाते हैं, है ना, जब हम लोग स्क्रू को यहाँ पे देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं स्क्रू को, मतलब स्क्रू ड्राइवर को, तो स्क्रू क्या होगा? अंदर के तरफ जाएगा. अंदर के तरफ जाएगा मतलब उसका जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव Z डायरेक्शन की तरफ. नाउ इन फिगर वी हैव टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ F. FR इज इक्वल टू, अब देखो ये दूसरा वाला फिगर है, यहाँ पे आप चेक करो, ये हमारे पास दो, एक फोर्स F है और ये हमारा R का वैल्यू, ठीक है, पोजीशन में. अब F के दो कंपोनेंट हैं. एक रेडियल कंपोनेंट FR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि F cos phi हो गया, जिधर पाई होता है cos कंपोनेंट होता है. और दूसरा जो हो गया F phi है बेसिकली, जो कि परपेंडिकुलर है ना. तो परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट F phi है, दिस इज इक्वल टू F sin phi. तो ये हो गया F cos phi और ये हो गया F sin phi. So FR is F cos phi, F phi is F sin phi और ये जो है हमारा फोर्स वेक्टर.
So in figure, we have shown that two rectangular components of f, one is fr is f cos phi, in the direction of increasing r is called radial component of f, and f phi is equal to f sin phi in the direction of increasing theta and perpendicular to fr. This is called transverse component of f. तो ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट हो गया और रेडियल कंपोनेंट हो गया, ठीक है. एक हो गया रेडियल कंपोनेंट, दूसरा हो गया ट्रांसवर्स कंपोनेंट. नाउ फ्रॉम 68 जो इक्वेशन था, हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन फाई, है ना, विच इज इक्वल टू आर इंटू एफ साइन फाई. एफ साइन फाई बेसिकली हमारा आर इंटू जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है उसको हम लोग ले रहे हैं, ये टॉर्क का वैल्यू था. So torque of a force is given by product of transverse component of force and perpendicular distance from the axis of rotation. Now this torque is due to transverse component only. The radial component of force has no role to play in the torque. क्यों? क्योंकि radial component तो axis of rotation से ही pass कर रहा है. तो यहाँ पे ये जो radial component है, इससे there will be no torque. ठीक है. And this contributes in the value of torque. Clear बच्चों? जैसे ये नॉर्मल सिंपल एक तुम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पहले भी कर चुके हो, फिर से हम लोग अगर एक छोटा सा क्वेश्चन है इसको करते हैं. तो ये वैल्यू क्या दे रखा है, फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स 5i minus 2j plus 7k अबाउट द ओरिजिन. सो टॉर्क ऑफ ए फोर्स दे रखा है F इज इक्वल टू 5i minus 2j plus 7k, right, about the origin which acts on a particle whose position vector is, जो r का वैल्यू है r is equal to 2i minus j plus of k. तो टॉर्क का वैल्यू जो होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. तो आर क्रॉस एफ का मतलब 2i माइनस जे प्लस के क्रॉस ऑफ 5i माइनस 2j प्लस 7k. ठीक है. और हम लोग को पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने समय हम लोग क्या करते हैं, इसको वी कैन राइट दिस एज we can write this as a determinant जहां पे ये i, j और k होगा, और i, j, k कंपोनेंट इसका पहले डालेंगे 2 माइनस 1 और 1. जो i, j, k का कफिशिएंट है वो लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे i, j, k का कफिशिएंट क्या है, 5 है, -2 है और 7 है. ये इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं. डिटर्मिनेंट को सॉल्व ऐसे करते हैं, i इंटू, अब i करके, अब यहाँ पे जो स्मॉलर डिटर्मिनेंट बेसिकली कोफैक्टर्स हम लोग निकालते हैं i का, तो ये -1 1, -2 और 7, माइनस ऑफ j कैप, और उसके बाद j जब i कंपोनेंट लिखते हैं तो मैंने पहले भी बताया था कि इसके वाला जो रो है और इसके वाले कॉलम को, इसके रो को और इसके कॉलम को छोड़ के बाकी जो टर्म्स हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं. माइनस जे वाला लिखेंगे तो जे का कॉलम और जे का रो को हटा दो, बच गया 2 1 और 5 7, है ना. ये हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, यहाँ नेगेटिव साइन आएगा और यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा. सो i इंटू दिस माइनस j इंटू 2 1 5 and 7 प्लस ऑफ k कैप इंटू, यहाँ पे k कैप देंगे तो 2 -1 5 और -2 हो जाएगा. 2 -1 5 and -2. अब इसको ओपन कर लो, i कैप. अब हम लोग को पता है कि जो इस वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना होता है तो ऊपर से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू 7, माइनस ऑफ नीचे से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 इंटू 1, माइनस j कैप, ये 2 इंटू 7 -5 इंटू 1, 2 इंटू 7 -5 इंटू 1.
plus of k cap 5 into minus 2, 5 into minus 2 minus of 5 into minus of. क्लियर है? सो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई कैप -7 और माइनस माइनस प्लस -7 प्लस 2 माइनस ऑफ जे कैप 14 माइनस 5. 2 into -2 नहीं होना चाहिए क्या चीज? केवल K का जो फर्स्ट टर्म है हाँ ठीक है 14 माइनस 5 प्लस के इंटू ये 2 इंटू -2 -4 हो गया और माइनस ऑफ 5 इंटू -1 प्लस 5 हो गया. ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू -7 प्लस 2 -5 हो गया -5i और 14 माइनस 5 -9j और -4 प्लस 5 प्लस ऑफ k हो गया. सो इसको हम लोग लिख सकते हैं -5i -9j प्लस ऑफ k. ये हमारा टॉर्क का वैल्यू होगा. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Is it clear to everyone? yes sir Yes, sir. चलो we'll stop here for the day. इसके आगे हम लोग अगली क्लास में करेंगे. ठीक है? लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक. थैंक यू Bye and take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, थैंक यू sir. सर